the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being, with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. तो ये तस्वीरें सीधा नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त देश के शहीदों को यहां पे सम्मान करते हुए, उनको याद करते हुए, और साथ में मौजूद तीनों सेनाओं के प्रमुख, और सीधे तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में, रक्षा मंत्री के साथ में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच करके शहीदों को याद किया। और ये तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। इन तस्वीरों को देख करके मैं सीधा रुख करता हूं हमारे साथ में जो खास मेहमान बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव। आपसे सीधा समझता हूं कि ये इन तस्वीरों को देख करके आपके क्या भाव रहते हैं, आप उनको किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, ये वो समय है जब देश जो है अपने सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता है, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है। और आपके दर्शकों को मैं ये बता देना चाहूंगा कि देश की जो आजादी है, जो हमें मिली थी 1947 में, आज तक अगर आप देखेंगे कि
हमारी सेना के कितने जवान उस पे शहीद होते हैं, तो उसका जो एवरेज है तकरीबन वो 1.7 से लेके 2 सोल्जर पर डे के हिसाब से आएगा। ये बहुत सारे आपके दर्शकों को ये बात मालूम नहीं होगी कि जब से हमें आज़ादी मिली है, जब से इतनी सब लड़ाइयाँ हुई हैं और जो हमारी डिस्टर्ब सिचुएशंस रही है जे.एंड.के और नॉर्थ ईस्ट में, अगर उसके पूरी जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मिला करके, अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारी आज़ादी की जो कीमत है, वो जो है आपको तकरीबन तकरीबन 2 जवान रोज शहीद होते हैं इस आज़ादी को कायम रखने के लिए। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि देश का जो झंडा लहराता है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस की सांस दिखाई देती है। उसका लहराने का मतलब यही है कि हमारी जो है उसके अंदर ज़िंदगी गई हुई है और इसीलिए हमारे जो देश के आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उनको ये बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है कि देश हमको भूला नहीं है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ऐसे खास मौकों पर देश की जो सबसे उच्चतम शिखर पे जो लीडरशिप है, वो आकर के वहाँ पे जो है रीथ लेइंग करते हैं और इससे जो है हमें एक बहुत ही एक सुखद क्षण महसूस होता है और उस सुखद क्षण को महसूस करने के लिए ही आपको 2 मिनट का जो एक साइलेंस दिखाया जाता है, जिसमें कि आप बिल्कुल उस दुनिया में चले जाएँ, जहाँ की इस देश को आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये सिर्फ मैं आर्म्ड फोर्सेस के शहीदों की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 2 जवान रोज के शहीद हो रहे हैं। आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी जो है ये फिगर बदली नहीं है और सिर्फ ये आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की बात हो रही है। मैं इसमें वो नहीं शामिल कर सकता कि जो हमारी बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उसके कितने लोग शहीद होते हैं, क्योंकि जहाँ तक देश की आज़ादी का सवाल है, इस आज़ादी के 2 पहलू आते हैं। एक आज़ादी है जो बाहर के देशों की हमले से बचने की आज़ादी है। दूसरी आज़ादी है अपने देश के अंदर रहते हुए संविधान को बरकरार रखने के लिए जो हमारे कदम उठाए जाते हैं सर अपने सोशल लाइफ में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं और बाकी जो डिस्टर्बेंसेस हैं जिसमें कि संविधान को खतरा हो, उससे बचने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है जिसके ऊपर हमारी जो है आर्म्ड फोर्सेस की और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भागीदारी होती है। तो उन सब के चलते अगर हम जवानों के शहीद होने की संख्या देखेंगे तो शायद इससे भी अधिक दिखाई देगी और उसके चलते मेरा एक ही इस समय जब ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, मेरा अपने देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से एक ही एक रिक्वेस्ट होगी कि हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी शहीदों को याद करने की प्रथा है, वो और जो हमारे देश के लिए, देश को मजबूत बनाए रखने के लिए जो हमारे संकल्प हैं, वो हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिनों के लिए ना छोड़ दें। हमारे लिए 365 दिन जो साल के होते हैं, वो सभी बराबर हैं और रोज हमको कम से कम एक बार ये समझ लेना चाहिए कि देश की मजबूती के लिए हमें जो है जो कुछ भी हम इसमें योगदान दे सकते हैं उसको दें और सबसे बड़ा योगदान हमारे देशवासियों का ये हो सकता है कि हम अपने आप को इतने व्यवस्थित रखें और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन को ख्याल रख करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि जो ताकत हमारी संविधान को बचाने में जो हम ताकत खर्च करते हैं या बाकी देशों से अपने आप को बचाने में जो ताकत हम खर्च करते हैं, वो पूरी ताकत जो है हमारी देश की प्रोग्रेस में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत बनाने में लगे, ना कि हम उस ताकत को इस प्रकार से व्यर्थ गवाते रहें। तो इसी बात की आवश्यकता है और खासकर ये देखते हुए कि हमारे देश में हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, वो 65% से अधिक है। हर देश इस समय इस समस्या से जूझ रहा है, एजिंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। हमारे देश में वो समस्या नहीं है, बल्कि हम बाकी देशों को बखूबी ये यूथ उनको दे करके उनके जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके चलते जो आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा एक जो डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, अनुशासित तरीके से हमारे जवान जो हैं, हमारे जो यूथ हैं, अनुशासित तरीके से अपनी जिंदगी को भी चलाएं और जिससे कि देश की मजबूती जो है और बनी रहेगी और हमारी जो ताकत है इधर उधर क्षीण नहीं होगी। ये मेरी एक आज के दिन एक मेरी श्रद्धांजलि जो है वो इसी प्रकार से चलेगी और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जरूरत इस बात की है कि हर दिन हमारे लिए इस प्रकार का एक तरह से रिमाइंडर हो, इस बात को याद दिलाने वाला दिन हो, ताकि हम अपने दिन बिल्कुल। तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पे
संदेश लिखने के बाद सेना के जवानों के लिए जो शौर्य गाथा रही है, एक संदेश लिखने के बाद आप सीधा रुख कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। और उनको यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके साथ में मौजूद रहे, रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी सीधा रुख करेंगे कर्तव्य पथ की ओर। वहाँ पर थोड़ी ही देर में जो विशेष अतिथि हैं उनका भी स्वागत किया जाएगा और फिर अमूमन माना यह जा रहा है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास परेड की शुरुआत होगी। लेकिन ये बेहद खास पल जब पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, याद कर रहा है उन बलिदानों को जिसके चलते आज आप बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। संविधान की नींव पड़ी हर उस बलिदान को यहाँ पर याद भी किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं अपनी देशभक्ति के जज्बे को जताने के लिए, उसको बयां करने के लिए। और हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों युवा हों, वो इस मौके पर अपनी राष्ट्रभक्ति को झलका रहे हैं, उसको बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कर्तव्य पथ से इस वक्त आप देखें तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो बढ़ चली हैं सीधा कर्तव्य पथ की ओर और उनके साथ में जो गार्ड ऑफ ऑनर रहता है वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगी कर्तव्य पथ। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अगर आप तस्वीरों के जरिए देखें तो राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए ऐतिहासिक लम्हा, अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी भी नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधा रुख किया है उन्होंने कर्तव्य पथ की ओर। लेकिन इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में यूरोपीय संघ की प्रमुख वो भी मौजूद हैं, क्योंकि वो विशेष अतिथि हैं और वो इस वक्त राष्ट्रपति के साथ आगे बढ़ते हुए उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था, क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort their Supreme Commander, the President of India,
to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions. And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Perwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdoot. Colonel Amit Perwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thind, astride Arya. The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the Indian Army. Going around the 44-meter tall Jaipur column. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला सलामी मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच कर्तव्य पथ पर आगमन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री आज के समारोह के लिए मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई, जनवरी की सर्द सुबह लेकिन बहुत बढ़िया मौसम, और माननीय प्रधानमंत्री को देखकर यहां जन समूह में उत्साह और जोश। Prime Minister Narendra Modi having arrived at the saluting base, greeting people on either side of the saluting base and the enclosures. So the time for the parade to begin is coming closer. We now await the arrival of the Vice President of India, and then, of course, the President of India, along with our chief guests. This is also a moment that the present audience here has been waiting for, to see their leaders. और मजबूत लोकतंत्र और गौरवशाली इतिहास की गवाह ये तस्वीरें। एक बार रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का, सीधा बात करते हैं ब्रिगेडियर तिवारी से। तिवारी जी, आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ जिस गौरवशाली इतिहास की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में प्रेसिडेंट, बॉडीगार्ड और हमारे विशेष अतिथि, इस पल को आप कैसे बयां करेंगे? क्योंकि इसमें ये झलकता है कि इतिहास जितना हमारा गौरवशाली है, हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवल है। उसको एक चमकते भविष्य की अगर हम बात करें तो आप उसको किस तरीके से बयां करेंगे? भारत एक प्रगतिशील देश है और आज 77वें रिपब्लिक डे पर जहां हम पहुंचे हैं, हमारे जैसा कि जनरल राय ने बताया, जनरल रामेश्वर ने, कि बहुत से सैनिकों ने, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और हमारे देश का भविष्य जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व में अपनी जगह बना रहे हैं, आई एम श्योर हम सब कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे देश का भविष्य काफी सुनहरा होगा। और ये जो दृश्य है रिपब्लिक डे का,
जो लाइव दृश्य होता है इसका तो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, तो एक महसूस करने की और फील करने की चीज है। ये हमारे दिल में जो भावनाएं जगाता है, हमारे देश के प्रति कमिटमेंट को और भी मजबूत करता है। रिपब्लिक डे की परेड हमेशा हमारी परेड एक उत्कृष्ट परेड रही है। सेना आर्म्ड फोर्सेस ने, सभी ने जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम किया है कि एक बहुत ही उम्दा किस्म का प्रोग्राम बन के उभर के आता है रिपब्लिक डे का परेड। और देखने हर एक दृश्य देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि हम अपने हृदय में इसे जमा लें। और जो आज का जो मौसम है, जिस तरह से आज का मौसम खुशगवार है, इतना सुंदर है, उसी प्रकार हमारे देश का भविष्य भी सुंदर है और बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम विश्व में जो ये शानदार तस्वीरें आप 2047 का देखें, हमारा उद्देश्य है, एक कर्तव्य पथ से, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष अतिथि यूरोपीय संघ की प्रमुख के साथ इस वक्त कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं और साथ में उनके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, सबसे पुराने और सैन्य रक्षा दल के लिहाज से सबसे पुरानी टुकड़ी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, और ये बेहद गौरवशाली ये पल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके साथ में मौजूद हैं, यूरोपीय संघ के प्रमुख, जो इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि हैं। We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Santoro Costa, a leading political figure recognized for his... It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places.
As the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. है जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। Axiom 4 mission and service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument firmly grounded
in its regional ethos becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme, Vividhata Mein Ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. इस वक्त कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न परेड की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ग्रुप कैप्टन को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया और उसके बाद में आप देखें तो यह खूबसूरत झांकी की शुरुआत कर्तव्य पथ पर। अलग अलग थीम पर आधारित ये विशेष झांकियां हैं। अलग अलग राज्यों ने इसमें भागीदारी ली है और इस वक्त आप देखें तो भारतीय वायुसेना के शौर्य के, उसके पराक्रम की एक झलक, जहां पर एक खूबसूरत फॉर्मेशन बना करके देश के तिरंगे के साथ में ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ की ओर से और इस मनमोहक दृश्य का इस वक्त आप देखें तो यूरोपीय संघ के जो हमारे विशेष अतिथि हैं वो उसका साक्षी बन रहे हैं। और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला, प्रधानमंत्री मोदी, आकाश से साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष अतिथि, जाग उठी है सुबह, जाग और पुष्प वर्षा जागे हुए भारतीय वायुसेना के जरिए की गई। हमारा और इस वक्त गणतंत्र दिवस ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र आप देखें तो कर्तव्य पथ पर झांकी की शुरुआत हो चुकी है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएन हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सीधा रुख करते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसएन तिवारी जी का। तिवारी साहब, ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं ये क्या है और किस तरीके से यहाँ पर ये सिलसिलेवार तरीके से ये परेड आगे बढ़ती है, यानी कि पहले किस तरीके से परमिशन ली जाती है और फिर ये कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा कि अब झांकियों का भी सिलसिला शुरू होगा। तो इसको अगर आप बताएं कि कैसे क्या कुछ होता है परेड में। देखिए, परेड के कमांडर जो परेड के पूरे इंतजामात की जिम्मेदारी होती है हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया की होती है, और दिल्ली एरिया के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश, जो कि वो परेड को कमांड करते हैं और प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं, सबसे आगे वही चलते हैं।
उसके बाद फिर वेरियस रेजिमेंट्स की टुकड़ियां होती हैं जो मार्च पास्ट करती हैं। मार्च पास्ट करते हुए टुकड़ियों के पहले हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, परम वीर चक्र विजेता हैं, जो आते हैं जिप्सी पे, गाड़ी, सैनिक गाड़ियों पे, जो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। और उसके बाद जो है सैन्य टुकड़ियां शुरू होती हैं, मार्च पास्ट करती हैं। हर रेजिमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वो रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले, और परेड में के एक ये सभी टुकड़ियों के बीच में कंपटीशन भी होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सबसे अच्छा परेड करेगा, और इसकी प्राइज भी दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा दृश्य उमड़ कर आता है, जिसे कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है, उसे महसूस किया जाता है। और ये परेड हमारे देश की प्रभुता को, हमारे देश की मजबूती को, हमारे देश की सैन्य की ताकत को प्रदर्शित करता है। पूरे विश्व को ये दिखा देता है कि हमारा देश कितना मिलिट्री रूप से, सैन्य शक्ति के रूप में कितना मजबूत है, और कोई भी हमारे देश के साथ किसी प्रकार की कोई हरकत करने की जरूरत ना करे। और क्योंकि ये देश की मजबूती का एक प्रदर्शन है, और जो हमारा देश संविधान जो बना था, एक जो कहते हैं कि गणराज्य बना था जो हमारा देश, उसका ये प्रतीक है। तो प्रदेश जो ये परेड है बहुत ही अहम हिस्सा रखती है हमारे देश की सैन्य शक्ति को दर्शाने के लिए। आप देखेंगे कि हर प्रकार के इक्विपमेंट भी डिस्प्ले किए जाएंगे। इस बार जिस तरह से S-400 मिसाइल्स ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो योगदान दिया, उसको भी दर्शाया जाएगा। अलग अलग इक्विपमेंट जो हमारे सेना में आ रहे हैं, उनको भी दर्शाया जाएगा। मॉडर्न जो इक्विपमेंट हमारी सेना में आ रहे हैं, आप देखेंगे कि सबसे यहाँ पे एक स्पेशल फोर्सेस का भी दस्ता होगा, जो कि परेड नहीं करता है और कदम ताल करते हुए एक दौड़ की चाल में चलते हुए परेड में हिस्सा लेता है। तो एक यूनिक दृश्य है, यूनिक ये इवेंट एक बड़ा यूनिक है। और इसको और मैं क्या आपको बताऊं, ये बहुत ही पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का पल है। और हम सबको इस दिन ये प्रण करना चाहिए कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी हैं, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और अपने देश के प्रगति में हम जो भी हमसे हो सकता है, हर प्रकार से हम कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। एक बार रुख करते हैं, हमारे साथ में विशेष मेहमान बने हैं मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी। राजन जी, ये समझना चाहेंगे कि इस बार जो पूरी परेड है उसमें भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें तकनीक पर विशेष जोर रहने वाला है और उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके जरिए क्या संदेश आप यहाँ से ग्लोबल स्टेज पर जाता हुआ देख पा रहे हैं, और भारत के नज़रिए से जो जिस क्षमता को डेवलप करने की बात कही जा रही है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं यहाँ पर अपनी क्षमताओं के विस्तार के लिहाज से? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज एक बहुत वाइड कैनवस एक्चुअली कवर करता है ये सवाल। और सबसे पहले तो जो हमारी जो एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करूँगा, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले जो एक टेक्नोलॉजी का जो एक क्षेत्र है, आपको याद होगा 2024 में इंडियन आर्मी ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल अब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया था, और 2025 में ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। तो जब आप एक सोच बना लेते हैं कि आज हमको
कौन से एरिया में क्षेत्र में अपने आप को फोकस करना, और ये एक वर्ल्ड के लिए लार्जर मैसेज है। क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई हमने देखी, हमने रशिया की लड़ाई देखी, हमने गजा में देखा क्या हो रहा है। सारी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जो वेपन सिस्टम्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है वो लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए आप इसको देखेंगे, सुखोई जो हमारा है मार्क 130, ये उसको अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे पास जितना भी लेगेसी इक्विपमेंट है, हमारे पास फौज में 70% इक्विपमेंट जो है फौज का 20 से 30 साल आपका पुराना आपको मिलेगा, और वो उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है। क्योंकि आपकी अगर टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती है और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एक्चुअली बढ़ रही है, बाकी आर्मी जिस स्पीड से अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो आप जो आपका लेगेसी इक्विपमेंट है, देखिए आप एक फौज में जब एक्विजिशन करते हैं इक्विपमेंट का, वो आपको 30 साल तक वो उसको इक्विपमेंट को आपको रखना है। तो अगर आपको उसको 30 से 40 साल तक रखना है तो आपको उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए आपके जो T90 टैंक्स भी हैं आपके वो अपग्रेड हो रहे हैं। आपका पिनाका जो आपका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको बहुत बड़ा ये $230 मिलियन की डील इसको आर्मेनिया से हुई है, आर्मेनिया को भी हमने दिया है। तो एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम एक वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं। दूसरा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो अभी हम देखने को मिल रहा है, अब आप इसको इक्विपमेंट्स देखिए जो आपके डिस्प्ले में है, ब्रह्मोस है, आकाश है, आपका MR, आपका सैम्स है। तो जो इस टाइप का ब्रह्मोस और आकाश जो आपका दो आपका जो ऐसा सिस्टम्स है, वेपन प्लेटफॉर्म है, जिसने आपके ऑपरेशनल सिंदूर में भी इसको बहुत बेहतरीन काम किया था, और आज वो इसको शोकेस हो रहा है रिपब्लिक डे परेड में। तो ये दिखाने के लिए, एक इसको वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन सिस्टम है, और हम इसको जो एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। बिकॉज एक एक्सपोर्ट मार्केट से एक्चुअली क्या होगा कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, जो आपके पास इसको पैसा आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होगी, जो आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी जॉइंट वेंचर्स लग रहे हैं। और आपकी जो एक टाइम पे हमारे पास अपनी असॉल्ट राइफल नहीं थी, आज इसको आप देख रहे हैं AK-203 असॉल्ट राइफल भारत में बन रही है। तो इस तरीके के आपके जॉइंट वेंचर्स, लाइट टैंक की मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैं इसको जोरावर, इसको लाइट टैंक की बात करूंगा, जो आपका इसको चाइना का टाइप 15 जो लाइट टैंक है उसका मुकाबला करेगा। तो आज हम एक मैसेज चाइना को भी दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से, कि आज हमारे पास ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम्स हैं जो आपके वेपन इसको सिस्टम से बेहतर है और उसका मुकाबला कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे जिक्र करने वाला है, वो है स्पेशलिस्ट यूनिट्स। इसको वर्ल्ड को क्या दिखाया जा रहा है कि आज आपकी जो फौज है वो एजाइल है, शॉक एक्शन है, फॉरवर्ड एरियाज में हम इसको रेड तुरंत अपना कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन में हमको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। भैरव बटालियंस आपकी रेज हो रही है, रुद्रा ब्रिगेड की बात हो रही है, 25 भैरव बटालियंस आपकी जो आपकी क्षमता है और जो प्लानिंग में है, और उसमें से 15 आपकी रेज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपके शक्तिमान आपकी रेजिमेंट्स। तो हम एक चीज और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका सुरक्षा कवच, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि 3 साल के अंदर इसको भारत के पास ऐसी क्षमता आनी चाहिए कि सुदर्शन चक्र जो हमारा है वो सबसे आपका मजबूत होना चाहिए। आज अगर इसको ईरान की जो लड़ाई है और उसको US की लड़ाई, ईरान की वनरेबिलिटी है कि उसके पास कोई भी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। सिंदूर में हमने देखा कि एयर डिफेंस की कितनी उसको अहमियत है। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट कुशा है वो एक टोटल आपके इंडिजिनस इसको प्रोजेक्ट है भारत का, और प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में वो एक उसको स्पीड मिल रही है, इम्पेटस मिल रहा है, बजट मिल रहा है, और उसमें 3 टाइप के इंटरसेप्टर्स हम उसमें बनाएंगे, M1, M2 और M3। जो आपका M1 उसको इंटरसेप्टर है अबाउट 150 किलोमीटर की रेंज तक वो दुश्मन के इस मिसाइल्स को खत्म कर सकता है। उसका ऑलरेडी टेस्ट ट्रायल हो चुका है, और
2027 में इंडक्ट हो जाएगा। आपका जो M2 और M3 है वो उसकी रेंज इसको 150 से 250, और जो आपका M3 है वो 250 से आपकी 400। तो जब जो इस टाइप की आपकी इंडियनाइजेशन, आपका आत्मनिर्भर, बिकॉज लड़ाई को लंबा अगर आपको खींचना है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कितनी देर तक लड़ाई आपकी लगेगी, तो उसके लिए आपके देश में एक सर्ज कैपेसिटी होने की जरूरत है। इसका मतलब कि जो भी हम इसको देश में मैन्युफैक्चर एक्चुअली कर सकते हैं वही हमको मिलेगा लड़ाई में। हम उस टाइम पे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं है इंपोर्ट करने का। तो जो हमने इसको कारगिल की लड़ाई में भी सीखा है कि जब हमारे पास बफोर्स एमुनिशन नहीं था तो हमको उसको मंगाना पड़ा, कितना टाइम लगा उसको आने में। तो एक सर्ज कैपेसिटी की हमको जरूरत है और वो शायद हम अभी इसको कर पा रहे हैं। कानपुर में जो फैक्ट्री लग चुकी है स्मॉल आर्म्स एमुनिशन की, अदानी लगाया है अदानी ने, और एक इसको मीडियम कैलिबर एमुनिशन भी इसको वहां पे इसको मैन्युफैक्चर हो रहा है। और आने वाले इसको वक्त में 155 mm का भी जो एमुनिशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, क्योंकि टाइम आ गया है। देखिए आप हर एक चीज पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाएगा आपके देश में, और आज आपका पब्लिक सेक्टर को जो आप फंडिंग दे रहे हो अपने बजट की वो 75% दे रहे हो, और प्राइवेट सेक्टर को 25% दे रहे हो। टाइम आ गया अभी इसको चेंज करने का, इसको 50-50 लाने का, और अपने प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक खास एरिया में जिक्र करना चाहूंगा कि 0.6% ऑफ द जीडीपी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत कम है, और आने वाले वक्त में अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आपको जेट इंजन बनाना है भारत में, और अगर जो टर्बाइंस बनानी है, आपको शिप बिल्डिंग करनी है भारत में, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी आप इसको यूएसए से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, जापान से ले रहे हैं। तो टाइम आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी को इसको भारत में ही बनाया जाए, और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया मैं देखता हूं, और आने वाले इसको वक्त में तवज्जो दी जाएगी इसके ऊपर। और खास तौर पे अभी आपने इसको जिक्र किया कि बाहर वाले देश को क्या देख रहे हैं, हम उनको ये दिखा रहे हैं कि रोबोटिक्स भी आ गया है भारत के एक्चुअली फौज में। इस टाइप के आप रोबोट्स देख रहे हैं आज यहाँ पर। इसको रिपब्लिक डे में आप इसको देखेंगे, जो आपका AK-47 भी फायर कर सकता है, रॉकेट लॉन्चर भी फायर कर सकता है। तो आने वाले वक्त में माउंटेन्स में जब हम इसको माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं, इसको वहां पे हमको इसको कई ऐसी एक्चुअली जगह होती है कि हमको इसको जाना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, रोबोज पहुंच पाएंगे, और जो हमारी फिजिकल कैजुअलिटीज होती है माउंटेन्स में हम उसको अवॉइड कर पाएंगे रोबो इस्तेमाल करके। एक बिल्कुल डॉक्ट्रिनल चेंज मैं भारतीय फौज में देखता हूं। देखिए मैं 37 साल रहा हूं फौज में, और मैंने इस टाइप का जो 2 या 3 साल में जो बदलाव फौज की सोच में देखा है, और जिस तरीके से हम अपने आप को बदलने की और अपना आधुनिकीकरण करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो आई थिंक एक इसको बहुत अच्छा एक कदम है। टाइम लगेगा। तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि भारत की सैनिक क्षमता में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, तकनीक का समागम हुआ है, तकनीक शामिल हुई है, और उससे भी दिलचस्प बात यह कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर डिफेंस सेक्टर में भी लगातार हम नई तकनीक को शामिल कर रहे हैं। शक्ति बाण की बात करें, आकाश मिसाइल की बात करें, जो आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन जिसको अभी हम देख रहे हैं, आकाश NG, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 80 किलोमीटर की बताई जा रही है। ड्रोन हो, विमान हो, उन सब पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। सूर्यास्त्र, ये सब आत्मनिर्भर भारत के तरफ बढ़ते कदम की झलक है, और जिसको इन तस्वीरों के जरिए देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से और फूला नहीं समाता है। और इस वक्त आप ये भी देखें कि भारत की सैनिक क्षमता और कर्तव्य पथ पर इस पूरी परेड पर बेहद दिलचस्प तरीके से जो हमारे विशेष मेहमान हैं, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डर, वो भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके समझ रही हैं कि हर जो टुकड़ी निकल रही है उसका क्या महत्व है, और समझने की ये भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से भारत हर सेक्टर में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। और आप देखें तो इस वक्त तस्वीरों में किस तरीके से इन झांकी के जरिए अपनी मैन पावर को
और साथ ही साथ तकनीक में कितना भारत आगे बढ़ा है उसको इसके जरिए प्रदर्शित किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ये खूबसूरत तस्वीर लगातार जारी है। Powered by SBI Life, अपने लिए अपनों के लिए। In association with SBI, the banker to every Indian truly. रश्मि, हाँ? ये मैडम बड़े शहर से छोटे शहर बसने जा रही है, बताओ। अंकल इंडिया के छोटे छोटे शहरों में ही तो है बड़े बड़े अखाड़े। नए नए दावपेच सीखेगी और फ्यूचर में मेडल जीतेगी। और बेटा इनका फ्यूचर? बड़े पापा, SBI लाइफ से इनका फ्यूचर सिक्योर है। तभी तो इसकी जीत का इरादा पक्का है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए। WEF 2026 में बिजनेस एजेंडा पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आया है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर राज्य सरकार की पहल ने ग्लोबल निवेशकों का ध्यान खींचा है। दावोस में हुई बातचीत सिर्फ इरादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ठोस कमिटमेंट्स और एडवांस डिस्कशन तक पहुंची। राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, जिसमें ऊर्जा संक्रमण को तेज करने पर विशेष बल है। सभी ने उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन था उसको भी सराहा और इन्वेस्टमेंट करने की रुचि भी दिखाई। यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स, चाहे वो USA हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर, UAE, ये इन तमाम देशों के लोगों ने MOU भी किया है। और मैं समझता हूं कि जितना हम उम्मीद लेकर आए थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर हुआ है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में रहा है और वो सोलर के फील्ड में है और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। आज पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उत्पादन से लेकर भंडारण और औद्योगिक उपयोग तक ग्रीन हाइड्रोजन ही हमारा भविष्य है। अपने सभी कर्मचारी, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और प्रिय ग्राहक परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। ओसवाल सोप ग्रुप, गूंज रहा दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा, और कुछ ऐसे देश के मतवालों ने ऐसा रूप संवारा कि मानो कर्तव्य पथ पर उमड़ पड़ा हिंदुस्तान सारा। जी हाँ, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर आप सभी को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखें तस्वीरों के जरिए कि कर्तव्य पथ पर भारत के सैन्य क्षमता का जो प्रदर्शन किया जा रहा है उससे हर भारतवासी का सीना गर्व से फुला नहीं समा रहा है। हर कोई इस वक्त
पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति के रंग में सराबोर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और उसके बाद इसका आगाज हुआ। सीधा रुख करते हैं हमारे दो खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव रिटायर्ड और साथ ही साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर एस.एन. तिवारी जी का। रॉय साहब, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें कि इसमें हम लगातार इस बार की जो थीम है 150 वर्ष वंदे मातरम की, उस थीम का भी हमने जिक्र किया कि कैसे आत्मनिर्भर भारत की झलक भी इन यहाँ पर कर्तव्य पथ पे नजर आ रही है। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से आप बताएं कि क्या कुछ नयापन इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा है और जिससे भारत के रणनीतिक नजरिए से कुछ शिफ्ट होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि जो कुछ भी अब तक बातचीत हुई है मेहमानों के साथ, पैनलिस्ट के साथ, और जो हम परेड के ऊपर देख रहे हैं, इससे जो है मैं ये कहूँगा कि हम विश्व को अभी के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए जो माहौल बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल माहौल जो बना हुआ है, काफ़ी वो टेंशन में है, काफ़ी वो कंफ्यूजन में है और बहुत खींचातानी का एक माहौल बना हुआ है। तो ऐसे माहौल में जो हमारा ये गणतंत्र दिवस का मैसेज या परेड जो है वो एक तरह से चौतरफा मैसेज दे रही है। 4 दिशाओं में ये मैसेज जा रहा है। सबसे पहला मैसेज ये जा रहा है विश्व को कि हमारे पास जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जाती है, हमेशा ही वो पिछले, मैं ये कहूँगा कि 2-3 हजार वर्षों से बूट्स ऑन ग्राउंड की जो कीमत है वो नहीं घटी है। उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा से बनी हुई है हर देश की सुरक्षा के लिए। तो हमारे पास पहला मैसेज ये है दुनिया के लिए कि हमारे पास बूट्स ऑन ग्राउंड की कमी नहीं है और वो हमारे पास भरपूर मात्रा में मौजूद है। दूसरा मैसेज हम विश्व को ये देना चाहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के बाद कि जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है उस पर भी हमारा ध्यान है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हम पूरे प्रकार से बैलेंस्ड हैं और जो कमियां हैं उनको पूरा करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बूट्स ऑन ग्राउंड के बाद दूसरा मैसेजिंग विश्व के लिए है वो है भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की जो बात हो रही है वो। तीसरा मैसेज हम विश्व को ये देना चाह रहे हैं और जो दे रहे हैं इस गणतंत्र दिवस की परेड के साथ, वो है एकता जो है हमारी वो विविधता में छुपी हुई है और वो विविधता को दिखाने के लिए ही हर प्रकार की झांकियां यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। बहुत बैलेंस तरीके से हमने विश्व को बताया है कि देखिए, हम बाहर से कैसे भी दिखाई देते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन उस अलग अलग होने में, उस विविधता में हमारी एकता और मजबूती बनी हुई है और उसी एकता और मजबूती को दर्शाने के लिए ये हर प्रकार की झांकियां दिखाई जा रही हैं। तो ये है तीसरा मैसेजिंग विश्व के लिए। चौथा मैसेजिंग विश्व के लिए ये है कि जहां तक हमारी कूटनीति का सवाल है, डिप्लोमेसी का सवाल है, वो चौथा मैसेज हम इस प्रकार से दे रहे हैं विश्व को कि देखिए, यूरोपियन यूनियन इस समय अगर हम देखें तो सब करेंसीज में जो करेंसी है यूरो करेंसी, वो बहुत ही मजबूत और स्टेबल है और हमेशा से ही वो उसे अपनी मजबूती बनाए हुए है। डॉलर को देखें, रुपीस को देखें, रूबल को देखें, आरएमबी को देखें, तो सब जगह आपको एक अलग अलग शिफ्ट दिखाई देगा। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है उसकी अपनी जो इकोनॉमिक मजबूती है वो बनी हुई है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं विश्व को कि देखिए, डिप्लोमेसी जो बाकी देशों के साथ हमारी चलती है वो तो है ही, वो तो मजबूत ऑलरेडी है और बैलेंस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ जो विविधता यूरोपियन यूनियन में है, जो विविधता हमारी भारतवर्ष के साथ काफी हद तक नजदीकी जाहिर करती है, नजदीकी दिखाती है, हमारा उसके साथ भी एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है मजबूत है और उसके चलते जो है हमने वहां के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने आमंत्रित किया है चीफ गेस्ट के तौर पे। तो मेरी समझ से जो ये गणतंत्र दिवस है, इसके 4 ये मैसेजेस हैं, बहुत क्लियर है। मैं उसको फिर से आपके दर्शकों के लिए दोहरा दूं। सबसे पहला बूट्स ऑन ग्राउंड, दूसरा जो है टेक्नोलॉजी लीप, तीसरा जो है वो भारत की विविधता में हमारी एकता, और चौथा जो है हमारी कूटनीति का एक बैलेंस तरीके से पूरे विश्व के ऊपर उसकी गहरी छाप जो चल रही है उसका। तो ये चहुमुखी जो ये इस समय प्रतिभा भारतवर्ष दिखा रहा है विश्व को, वो मेरे समझ से काफी इस गणतंत्र दिवस के लिए बहुत महत्व रखता है। जी। और एक और खूबसूरत तस्वीर जो मैं देख पा रहा हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारी विशेष अतिथि हैं यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन डर
और साथ ही साथ जिस तरीके से अलग अलग टुकड़ी में महिलाओं की भागीदारी और लीडरशिप में उनका रोल, यानी कि नारी शक्ति का जिसका हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं, वो बहुत प्रबलता से इस वक्त नजर आ रही है। ब्रिगेडियर तिवारी साहब, आपका रुख करेंगे। जिस नारी शक्ति के, नारी सम्मान की हम बात करते थे, वो बहुत मजबूती से इस बार नजर आ रही है। मैसेजिंग के लिहाज से आपको क्या नजर आ रहा है कि ये ग्लोबल मंच पर किस तरीके की मैसेजिंग यहां से दे पाने में भारत सफल हो पाएगा? जैसा कि जनरल रामेश्वर राय ने काफी अच्छी व्याख्या की है रिपब्लिक डे के जो चहुमुखी संदेश जो विश्व को देना चाहता है भारत, साथ में भारत यह भी जो लीडरशिप रोल में महिलाएं अग्रसर हुई हैं और आकर के देश के हर देश की प्रगति में हर रोल में अपना योगदान कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि आर्म फोर्सेस में भी इंडक्शन हुआ है महिलाओं का। अभी महिलाएं कमांड लेवल पर भी यूनिट कमांड कर रही हैं, जो कि इस समय मौजूद हैं। तो देश ये अपने चहुमुखी विकास का, प्रगति का भी एक संदेश विश्व को दे रहा है कि भारत देश जो है किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं है, एक मजबूत और प्रगतिशील देश, जो कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं को सुदृढ़ बनाना, उनको अपनी इकोनॉमी में हिस्सा देना एक प्रगतिशील देश की निशानी है। तो मेरे ख्याल से विश्व में भारत महिलाओं को एक सम्मानपूर्वक समाज में स्थान देने में, मुझे ये लगता है कि विश्व में एक अग्रणी देश है। लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी देश में महिलाओं को ज़्यादा हिस्सेदारी मिली हुई है, पर मुझे ये लगता है कि आज भारतवर्ष महिलाओं को सम्मान देने में, इकोनॉमी में, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन, आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेशन, आई थिंक मुझे ये विश्वास है कि विश्व में आज भारत सबसे नंबर 1 पे है महिलाओं को सम्मान देने में, महिलाओं को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन में। ये बात अलग है कि अभी भी हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ने का और भी स्कोप है। तो ये मैसेजिंग पूरे विश्व को काफ़ी क्लियर है कि भारत एक प्रगतिशील देश है, टेक्नोलॉजिकली मजबूत देश है, और हम जल्द ही जो हम विकसित देश का अपना उद्देश्य है उसे हम हासिल करके रहेंगे। और हमारा जो विश्व के देशों में जो हमारी पोजीशन है, हमारी जगह है, एक मजबूत राष्ट्र की एक जगह है, उसको हम ये संदेश हम विश्व को देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, देश की प्रगति में योगदान दे रही हैं, और आगे भी हमारा देश इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, जिससे कि महिलाओं का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े, हमारे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन और भी बढ़े। और जो तस्वीरें मैं यहाँ से टीवी पे देख पा रहा हूँ, मैं खुद इतना रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। और यकीनन वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर कर्तव्य पथ पहुँच करके इसको देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं, यानी कि यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी लगातार आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे हैं और इन टुकड़ियों को, इन झांकी को जो वो देख रहे हैं, उसकी बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इससे पहले रॉय साहब के पास जाऊं, मैं आपसे एक बार और समझना चाहूँगा ब्रिगेडियर तिवारी साहब कि इस बार यूरोपीय संघ को सम्मान के तहत एक छोटी सैन्य टुकड़ी, उन्होंने भी भारतीय टुकड़ी के साथ में, सैन्य टुकड़ी के साथ यहाँ पे कर्तव्य पथ पे कदम ताल किया है। इस मैसेजिंग को आप क्या देखते हैं? ये सिर्फ एक साथ में आना है या इसके कुछ अपने कूटनीतिक मायने भी हैं? देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन को जिस तरह से जनरल रामेश्वर ने बताया कि एक हमारी कूटनीतिक मैसेजिंग है पूरे विश्व को कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और हम विश्व में अपनी अहमियत रखते हैं।
जिस तरह से यूरोपियन यूनियन की टुकड़ी ने हिस्सा लिया है, ये पूरे विश्व को दर्शाता है कि यूरोपियन यूनियन के लिए भारत एक अहम जगह रखता है। आपने देखा होगा जो कि टैरिफ वॉर शुरू हुए थे, उसमें भारत कितनी मजबूती से अपने पक्ष को रखा और वो झुका नहीं। तो ये जो डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भारत दे रहा है पूरे विश्व को कि भारत एक आत्मनिर्भर और मजबूत देश है, वो विश्व की प्रगति में अपना योगदान देना चाहेगा, लेकिन भारत किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा ये एग्जाम्पल है कि यूरोपियन यूनियन की टुकड़ी आज भारत के 77वें रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर भारत के तिरंगे झंडे को सलामी देगा। तो भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का भी दिन है कि यूरोपियन यूनियन की टुकड़ी आज हमारे राष्ट्र को सम्मान देगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है, कूटनीतिक भारत की जीत है ये। बिल्कुल, और सिर्फ कर्तव्य पथ ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से 77वें गणतंत्र दिवस के मनाने की और अपने ही अंदाज में उसको बयां करने की बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। इसलिए हम सीधा रुख करते हैं गुवाहाटी का, और गुवाहाटी से हमारे सहयोगी अनामिका दत्ता की स्पेशल रिपोर्ट कि वहां पर किस तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुवाहाटी में और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारत बहुत ही गर्व के साथ 77वें जो गणतंत्र दिवस है उसको उद्यापन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे आप देख पा रहे हो जो असम के जो SDRF है, NDRF है, उनके दल अपने मार्च पैरेड करते हुए, उसी के साथ साथ NCC के कैडेट्स भी दिखा रहे हैं हम, और उसी के साथ साथ भारत स्काउट्स गाइड के जो दल है वो भी अपना मार्च पैरेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ इस बार की जो ये पैरेड है उसी के साथ साथ इसमें जो K9 डॉग्स की जो यूनिट्स है उनको भी शामिल किया गया। हम बहुत ही जल्दी तस्वीरें दिखाएंगे। और कुछ ही देर पहले भारत की जो प्रधानमंत्री, भारत की जो प्रेसिडेंट है, बहुत अपने दिल्ली में राष्ट्र में अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको उद्यापन करेंगे। और उसी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है K9 डॉग की यूनिट जैसे यहाँ पे ऐड किया गया था, हमने पहले भी कहा है। और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, गुवाहाटी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ही देर पहले असम की जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आर्या, यहाँ की जो फ्लैग है इसको अनफ्लेट किया गया है। और ये आप देख रहे हो मार्च पास करते हुए असम की भूमि में, गुवाहाटी की भूमि में बहुत ही शानदार तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते हुए गुवाहाटी से हम आपको तस्वीरें दिखाते आए हैं। तो गुवाहाटी से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें गणतंत्र दिवस मनाने की, ऐसी ही हर तस्वीर आप देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं। लेकिन अभी हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने खास मेहमानों का। रॉय साहब का भी शुक्रिया करेंगे, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड SN तिवारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमारे साथ साझा किया, और ये जो खूबसूरत लम्हे हैं और इसके क्या मायने हैं ये विस्तार से और इसकी हर बारीकी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।